स्वागत है फ्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल की 8वीं कक्षा की दूसरा अध्याय भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। क्या क्या पढ़ना है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। एक एक लाइन पढ़ेंगे, जो समझने वाली बातें होगी वहाँ पे हम लोग रुक के अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव मम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ बटाती है और अपने भाइयों के बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का एवं सेम ही उगा पाते हैं। ये उस वहाँ के जीवन के बारे में, तंजानिया अफ्रीका के जीवन के बारे में ये एक कहानी समझ सकते हैं कि उसके परिवार का किस परिदृश्य में रहन सहन हो रहा था। फिर भी उसने परिवार के साल भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इतना करने के बाद भी उसके साल भर का खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पीटर, अब एक तो तंजानिया की कहानी हम लोग पढ़े, अब दूसरा हम लोग कहानी न्यूजीलैंड के लिए, वहाँ की क्या परिस्थिति है वो समझेंगे। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण माने ऊन के संश्लेषण माने ऊन का इकट्ठा करने वाला प्रक्रमण करने वाला कारखाना चलाता है। प्रतिदिन पीटर स्कूल से लौटता है और वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरियों पर पहाड़ी से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान में है। अब जीवन देखिए कि तंजानिया का जीवन किस तरीके का है और न्यूजीलैंड के पीटर का लाइफ किस तरीके का है। उसके भेड़ों का बाड़ा माने जहाँ भेड़ रहता है उसको बाड़ा बोलते हैं, पहाड़ी से लगे हुए विस्तृत घास के मैदान में स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। माने टोटली चीज़ जो है सिस्टमेटिक है। किसका? पीटर का, न्यूजीलैंड में। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उसके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विविधता भूमि की गुणवत्ता, ये विविधता क्यों है? वहाँ का भूमि क्या था? तंजानिया वाला चट्टानी था, जहाँ पे फसल उगाना मुश्किल था, कठिन था। तो क्यों है? भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिला है तंजानिया और न्यूजीलैंड के बीच में। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता थी। अब इधर देखेंगे, कुछ बॉक्स में दिया हुआ है जानकारी, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आओ कुछ करके सीखें। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश की भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल की उपलब्धता का प्रक्षेपण करें, माने अवलोकन करें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार के लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। ये चीज़ देखना है। दूसरी जानकारी ये है, विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग में ही रहता है। इस बात को ऐसे समझिए कि 90% जो जनसंख्या है वो 30% जगह में भी, माने बहुत घनत्व ज़्यादा वाले इलाके में भी है। उसमें एशिया का रोल महत्वपूर्ण है। जैसे बांग्लादेश का घनत्व, भारत का घनत्व, चाइना का यहाँ कम जगह में ज़्यादा लोग हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा कि ज़्यादा जगह में कम लोग हैं। ये बात यहाँ कहा जा रहा है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या या निर्जल है। आगे देखेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है भूमि। भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही भूमि है। टोटल जो
भूपृष्ठ है पृथ्वी, उसका 30% भाग ही भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग पर आवास योग्य नहीं है। ये जो भूमि का जो क्षेत्र है, टोटल जो पृथ्वी का 30% ही भाग भूमि है, उस पर भी जो सभी जगह है आवास के लिए उपयोगी नहीं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के विभिन्न विभिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है। मैंने कहने का सेंस है कि पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होता है, ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी क्षेत्रों में विरल होता है जनसंख्या घनत्व। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों एवं तीव्र ढालों जलाक्रांतों संभावित क्षेत्रों में, मरुस्थल क्षेत्रों में या सघन वन क्षेत्रों में विरल अथवा निर्जन होते हैं। माने वहाँ घनत्व जो होता है आदमी का बसावट कम होता है। उर्वरक मैदानों, नदी घाटियों में कृषि की उपयुक्त भूमि उपलब्धता है, इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बसे हुए हैं। कहाँ कहाँ सघन होगा? उर्वरक मैदानों में, नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जहाँ उपलब्ध होगा वहाँ क्या होगा? सघन लोग माने ज़्यादा लोग बसे रहेंगे। अब हम लोग देखेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना। यह मुख्यतः भूमि का काम है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मम्पा और पीटर, ये मम्पा कहाँ तंजानिया वाला और पीटर कहाँ न्यूजीलैंड वाला, के परिवार के भूमि के उपयोग के विभिन्न तरीका की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या था वहाँ पीछे हम लोग क्या पढ़े थे कि तंजानिया में किस तरीके की भूमि थी, इसके यहाँ न्यूजीलैंड में किस तरीके के घास के मैदान थे, उसके भेड़ को रखने के लिए कैसा सिस्टमैटिक जगह बनाया हुआ था। भूमि का उपयोग भौतिक कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। मानवीय कारण में क्या होता है? प्रौद्योगिकी। जैसे आप देखिएगा बम्बे का चाहे दिल्ली का, क्यों यहाँ पे ज़्यादा घनत्व है? तो यहाँ प्रौद्योगिकी की भूमिका। बेंगलोर को देख लीजिए, वहाँ जनसंख्या का घनत्व, तो उसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, और भूमि का उपयोग का क्या प्रतिरूप है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनसंख्या घनत्व में या लोग के बसावट में। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि एवं बूटियों को एकत्रित करना। इसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। एक सामुदायिक भूमि होता है जैसे उसमें सबका अधिकार हो, इस तरीके से समझिए, और निजी भूमि किसी खास व्यक्ति का अपना स्वामित्व हो। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सबका डिमांड बढ़ रहा है, खाने का डिमांड, रहने का जगह, लेकिन क्या है, ज़मीन तो बढ़ने वाला है नहीं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, और लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाए, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाए और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आओ कुछ करके सीखे में एक कार्यकलाप दिया गया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप के व्यापक परिवर्तन और हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधित गतिविधियां के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण एवं पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। क्या क्या चीज़ है यहाँ, ये देखिए पहले। निम्नीकरण माने कम होना भूमि, भूस्खलन मतलब क्या? पेड़ पौधों की कटाई से और बारिश होते समय या पानी आने से जो मिट्टी का कटाव है उसको क्या कहेंगे? भूस्खलन। उसी तरीके से मृदा अपरदन भी मिट्टी का कटाव। मरुस्थलीकरण मतलब ये भी देखने को आया है कि अत्यधिक खाद के प्रयोग से, रासायनिक खादों के प्रयोग से भी मरुस्थलीकरण बढ़ा है, ज़मीन में उर्वरकता कम हुई है, मरुस्थलीकरण के रकबा जो है बढ़ा है। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है ये सब चीज़, ये देख सकते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करें, ये इसके बारे में बताया गया है। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण
वन भूमि और कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इसके इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों का एवं उर्वरकों की विनियमित उपयोग और अतिचारण पर भी रोक आदि जो है भूमि के संरक्षण के लिए ये 4-5 उपाय बताए गए हैं। ये सामान्य तरीका है। क्या क्या? वन रोपण मैंने पेड़ पौधा लगाना, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों का एवं उर्वरकों का विनियमित मैंने संयमित उपयोग, और अतिचारण मतलब पशुचारण जो होता है, कटाई होता है, इसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। मृदा, पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की पतली परत जो ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। या भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। किस स्थल पे मृदा है? जहाँ की मृदा होगी, जैसे पहाड़ी मृदा होगी, लाल होगी, जिस इलाके का गाँव वो उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों के इसके आगे कहाँ होगा, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। मिट्टी किस प्रक्रिया से बनता है? अपक्षय की प्रक्रिया से बनता है। खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब हम लोग देखेंगे बीच में क्या क्या छूटा है। ये एक दिया हुआ है डायग्राम भूस्खलन के बारे में, जो इसको समझाया जाएगा। ये समझते हैं हम लोग। भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा, ढाल, गिरने वाली मिट्टी को बृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती है। न्यूज़पेपर में या खबरों में हमेशा रहता है कि अरे हिमाचल प्रदेश में तो उत्तराखंड में क्या हुआ है? भूस्खलन हुआ है। क्या होता है? पहाड़ और चट्टानों पर से भूमि का खिसकना होता है। इसी बात को कभी कभी ये भूकंप के समय भी होता है, ज़्यादा बाढ़ आने पे होता है, और ज्वालामुखी फटने पे भी ये चीज़ देखने को मिलता है। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह में कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, और नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों एवं आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो हम लोग भूस्खलन को समझ चुके हैं। एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश, अभी हम लोग बताए हैं कि हिमाचल में ज़्यादा होता है। हिमाचल के किन्नौर जिले में रेकारी पीओ के निकट पंजी गांव में बड़ी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क 200 मीटर भाग नष्ट हो गया। यह एक वस्तु स्थिति का अध्ययन हम लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोट के द्वारा हुआ। विस्फोट के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे आ गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों में क्षति पहुंची। पंजी गांव किसी संभावित मानव विनाश से बचने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन पहले ही खाली करा लिया गया था गांव से, जिससे जान माल के नुकसान नहीं हुई। भूस्खलन को किस तरीके से न्यूनीकरण किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, या भूस्खलन को किस तरीके से रोका जा सकता है, इसी के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसके माध्यम से भूस्खलन उत्पन्न होते हैं, और उसका प्रबंधन कैसे करें। भूस्खलन को रोकने के लिए कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन को किस तरीके से प्रबंधन किया जाए, इसके 4 पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं। चारों को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं।
भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर, मैंने क्या करना है, जो क्षेत्र संभावित है कि यहाँ भूस्खलन हो सकता है उसका मैप बनाने की बात हो रही है। इसके प्रभाव से होने वाले इससे प्रभावित होने वाले स्थान को इंगित करना है, किसमें, मैप में। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है, एक विधि हुआ। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रति दीवार का निर्माण कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्रति दीवार है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वह है वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। वनस्पति आवरण वृद्धि करने का मतलब पेड़ पौधा को नष्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। चौथा है और अंतिम है ये सतही अपवाह। सतही अपवाह क्या होता है, पानी इस तरीके से सतह पर जो बह रहा है, सतह को ज़मीन को पकड़े हुए एक झरना प्रवाह। झरना प्रवाह मतलब झरना कहाँ से गिरता है, ऊपर से नीचे, ये झरना प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय को कार्यान्वित किए जा सकते हैं। माने इस सब को इस तरीके से अपवाह को नियंत्रित करना है, क्या हो जाए, पृष्ठीय अपवाह। पृष्ठीय अपवाह मतलब समझिए कि ये पूरा पृष्ठ है। अब ये अगर मान ले कि पूरा ये मिट्टी है, अब किसी एक जगह पे अगर झरना का प्रवाह यहाँ गिरे तो क्या होगा, मिट्टी पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ गड्ढा होगा और सारा मिट्टी खसकने का डर रहेगा। उसके स्थान पर क्या कह रहा है यहाँ, पृष्ठीय अपवाह। माने समझिए कि अगर ये पृष्ठ है, ये पूरा पृष्ठ है, इस पर अगर पानी बराबर भागों से ऐसे पृष्ठीय अपवाह हो निकले तो ये क्या होगा, भूस्खलन को नियंत्रित किया जा सकता है, होने की संभावना को कम किया जा सकता है। यही बात चौथा नंबर पॉइंट है। आगे देखते हैं